सभी पधारे हुए उद्यमीगणों का मैं आज दिनांक 30 मई 2025 को इन्वेस्टर अवेयरनेस वर्कशॉप का आज आयोजन हिंडौन सिटी रिको इंडस्ट्रियल एरिया में किया जा रहा है। वो मुख्यतः सरकार की जो ओडीओपी पॉलिसी 2024 सरकार ने लॉन्च की है, उसके अवेयरनेस और उद्यमियों को उसमें जो सुविधाएं और लाभ सरकार के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं उसके लिए ये वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। मैं पधारे हुए सभी सम्माननीय अतिथिगणों, उद्यमियों और आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मंच पर मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी साहब श्री एसपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। मंच पर श्रीमान एडिशनल एसपी साहब आमंत्रित करना चाहूँगा। जिला उद्योग मंडल हिंडौन के श्री दिलीप गुप्ता जी कृपया पधारे। उसके बाद जिला उद्योग संघ के गोपाल शर्मा जी कृपया मंच पर पधारे। उसके साथ रीको औद्योगिक समिति करौली के श्री बनवारी लाल जी शर्मा अभी आ रहे हैं, वो आए नहीं है। इसके साथ ही अभी कार्यक्रम हम शुरुआत करते हैं। अभी बाकी के अतिथिगण पधार रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा साथ ही शेष जो मंच पर लघु उद्योग भारती के श्री विष्णु जिंदल जी कृपया पधारे मंच पर। श्री विष्णु जिंदल जी कार्यक्रम में हम 11 बजे से काफ़ी विलंब से 11:36 हो चुके हैं। मैं इसी बेला में आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय जीएम साहब जीएमडीआईसी गणेश शर्मा जी सर पधारे। साथ ही आरएमरी को श्री सीताराम जी, हाँ, दीप प्रज्वलन के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आमंत्रित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय एडिशनल एसपी साहब दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। इसी के साथ
इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम 2024 के बारे में विस्तृत जानकारी पीपीटी के माध्यम से और मंच के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आरएम रिको श्री सीताराम जी और जीएम सर को कि मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय जीएम साहब, आरएम साहब। इसी कड़ी में आगे आरएम साहब को मैं आमंत्रित जीएम साहब को साथ ही मैं जीएम साहब को पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा उद्योग मंडल इंदौर के दिलीप गुप्ता जी के स्वागत के लिए। धन्यवाद। आगंतुक उद्यमियों को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए जीएम जी। आदरणीय मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी सत्यपाल सिंह साहब, लघु उद्योग भारती करौली के अध्यक्ष जिंदल साहब, उद्योग मंडल के अध्यक्ष दिलीप गुप्ता जी, जिला उद्योग संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी और रिको औद्योगिक क्षेत्र से पधारे हुए हमारे नामचीन उद्योगपति, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं इस जिला स्तरीय कार्यशाला में स्वागत अभिनंदन करता हूं। उद्यमियों, आज की ये जो कार्यशाला है पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पर ये आयोजित की जा रही है, जिसका मैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आपके लिए काफ़ी बेहतरीन स्कीम्स एंड पॉलिसीज जारी की है, जिसके इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए IEC के लिए आज रिको औद्योगिक क्षेत्र केपी पैलेस में इन योजनाओं के बारे में, नीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए ये आयोजन किया गया है। मैं आमंत्रित करूंगा कि रिको औद्योगिक समिति के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा जी वो मंच पर आए और उनका स्वागत है। तो मैं जितेंद्र जी से करूंगा कि आप बनवारी लाल शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करें बुके भेंट करके। हाँ परज जी, हाँ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बाद में कुछ नीतियाँ औद्योगिक विकास के लिए जारी की है, जिसमें राजस्थान MSME पॉलिसी 2024, राजस्थान ODOP पॉलिसी 2024, राजस्थान MSME पॉलिसी 2024, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम 2024 और आपके राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2024, हम बात करें राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, ये राजस्थान सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए शुरू की है और ये वर्कशॉप आज इसीलिए आयोजित की जा रही है। तो मैंने आपको इंट्रो के रूप में ये बताया, तो मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि सत्कार के रूप में है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द बोले, बाकी मैं PPT के माध्यम से आपको बताऊंगा। मैं निवेदन करूंगा दिलीप गुप्ता साहब को कि वो आए और अपने 2 शब्द औद्योगिक विकास के लिए दें। सम्माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय एडिशनल एसपी साहब, हमारे लघु उद्योग भारती के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विष्णु जी जिंदल साहब, करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्माननीय बनवारी जी, हमारे इंडोन रिको के अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय गोपाल जी शर्मा साहब, जिला उद्योग केंद्र के GM साहब आदरणीय गणेश जी, हमारे रिको के RM साहब, उपस्थित सभी कर्मचारी अधिकारीगण, सभी विभागों से आए हैं,
सभी उद्यमी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं एवं इनकम टैक्स कर सलाहकार भी यहाँ हैं, उन सबका मैं उद्योग मंडल हिंडौन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज उद्योग और वाणिज्य विभाग की ये कार्यशाला जो लगाई जा रही है, हम सबके उद्यमियों के हित में है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय भजनलाल जी का, जिन्होंने व्यापार और उद्यमियों के बारे में चिंता करते हुए प्रत्येक जिले में उद्यमियों को जागरूकता करने के लिए इस प्रकार के शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे हित के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे जो यहाँ अभी जीएम साहब लग रहे हैं वो भी बहुत एनर्जेटिक और मेहनती व्यक्ति हैं। हम सबको उनका लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद दिलीप गुप्ता साहब, ये थे उद्योग मंडल के अध्यक्ष। मैं अब आमंत्रित करूंगा जिला उद्योग संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, जो इस कार्यशाला में उन्होंने उपस्थिति दी, उनका स्वागत है। और 2 शब्द हमारे उद्यमियों के लिए मैं निवेदन करूंगा गोपाल शर्मा जी से। सम्माननीय मंच, आज के मुख्य अतिथि एडिशनल साहब, हमारे उद्योग संघ के बनवारी लाल जी करौली से, और लघु भारती के विष्णु जिंदल साहब, हिंडौन उद्योग मंडल के दिलीप जी, आरएम साहब और इसके आयोजक जीएम साहब। सरकार ने आज जो ये कार्यशाला हर जगह चलाई है, ये व्यापारियों के हित में बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन हम इन योजनाओं का लाभ ले सकें तो इन योजनाओं का लाभ है और इन कैंपों का हमें फल प्राप्त हो। लेकिन उसके लिए जीएम साहब काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और हम लोग खाली सुनकर चले जाते हैं, लेने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरा तो सभी उद्यमी भाइयों से ये निवेदन है, गवर्नमेंट की जो स्कीमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो चलाई हैं, हर जिले में ये कैंप लग रहे हैं और उसका हम लाभ लें। जीएम साहब से संपर्क करें। हर जगह हमारे उद्योगों के संघ बने हुए हैं, हिंडौन में हैं, करौली में हैं, हर जगह बने हुए हैं। उनकी सहायता लेकर आप लाभ लें। बाकी योजना के बारे में तो जीएम साहब सारा विस्तृत से बताएंगे, और कोई भी जानकारी लेनी चाहें तो आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि अभी गोपाल शर्मा जी ने बताया कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनके बारे में विस्तृत जानकारियां समय समय पर हमारे द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है, लेकिन उद्यमी ज़्यादातर निष्क्रिय अवस्था में है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज फिर दोबारा हम समझा रहे, इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा कि लघु उद्योग भारती के श्रीमान विष्णु जिंदल साहब को। सम्मानीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी साहब, उद्योग मंडल अध्यक्ष दिलीप जी, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष गोपाल जी शर्मा एवं करौली उद्योग संघ के अध्यक्ष बनवारी लाल जी, उपस्थित जीएम साहब एवं उपस्थित सभी कर्मचारी एवं उद्यमीगण, पत्रकारगण, गवर्नमेंट ने जो भी उद्योगों से संबंधित जो भी लाभ दे रखे हैं और जो स्कीम चला रखी हैं, आज हमारे जीएम साहब आपके यहाँ ये सारी चीज़ बताने के लिए आए हैं कि कौन कौन से उद्योगों को कौन कौन से फ़ायदे गवर्नमेंट दे रही है। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है, जो फ़ायदे दे रही है जीएम साहब बताएंगे और उन्हें उनका लाभान्वित लें। जय उद्योग, जय देश। शब्द कहें। एसपी साहब, हिंडौन के रीको के अध्यक्ष दिलीप जी, मेरे गोपाल जी, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष, और सभी अपन के उद्यमी भाई, सबसे जो ये कार्यशाला बनी हुई है, इसके लिए जीएम साहब इतना आगे हर जगह व्यवस्था के लिए लग रहे हैं। आप कोई भी काम हो, जीएम साहब को कभी भी 24 घंटे फ़ोन कर सकते हो। कोई भी जीएम साहब आपके लिए इतने हैं, आप जहाँ भी जाओ, हिंडौन रीको में पधारा है या करौली पधारा है, कहीं भी आप जो हमला है, कोई सेवा हुई और कोई भी रीको में प्लॉट वगैरह किसी भी और कोई व्यवस्था की वो होगी तो हमसे आके हिंडौन में दिलीप जी से संपर्क करें। करौली में हम बैठे हैं, कोई भी परेशानी हो तो उद्यमी भाई हमसे आके संपर्क करें। और आगे जीएम साहब का बहुत
व्यवहार और इससे काम आगे बढ़ रहा है आपका, ये और आगे विस्तार से बताएंगे। वो जो पहले से स्थापित उद्यम है उनसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और इस कड़ी में आगे अपना उद्यम को गति दे सकते हैं। इसी क्रम में मैं आगे आरएम साहब श्री सीताराम। आदरणीय सभी सम्मानित उद्यमीगण, ये समय की बात है, पहले लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं होती थी, लेकिन आज जानकारी उनको घर घर दी जा रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम बार बार किए जा रहे हैं, ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही है। इसलिए सभी उद्यमियों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी अपडेट करें, क्योंकि रिको, डीआईसी, या किसी भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट ने अपनी ऑनलाइन पोर्टल बना दी, हर चीज़, हर स्कीम ऑनलाइन डाल दी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा ऑनलाइन देखें, क्योंकि बार बार ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आजकल एनओसी, कोई भी बैंक की एनओसी, हर चीज़ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपकी फाइल में कोई कमी नहीं हो तो आपको कोई ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्कीम का लाभ लेना हो ऑनलाइन अप्लाई करें। अपने आप पोर्टल में टाइम फिक्स है, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, आपका काम अपने आप होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो वर्कशॉप आयोजित की जाती है उसका मतलब यही नहीं है कि समय के साथ परिवर्तन होते जा रहे हैं और उद्यमियों को घर बैठे सुविधा दी जा रही है, ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इन वर्कशॉपों का लाभ लें और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, हर चीज़ के ग्रुप बनाए हुए हैं। आपको कोई भी समस्या है ग्रुप में डालें और आपकी समस्याएं सीधे रिको से संबंधित रिको के अधिकारी पढ़ते हैं, जिला उद्योग केंद्र से संबंधित डीएम साहब पढ़ते हैं। उन सब के अलावा सीधी समस्याएं कई ग्रुप ऐसे भी हैं जिनमें कलेक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप ऑनलाइन जो बेनिफिट्स हैं उनके बेनिफिट लें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा हल्का फुल्का मोबाइल को चलाना सीख लें। जैसे अपन फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चीज़ चलाते हैं, उसी तरह आप हमारी रिको की, डीआईसी की, सेल टैक्स की, जीएसटी की, हर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइटें बनी हुई है उसको थोड़ा थोड़ा जानकारी में लाएं और आप उस बेनिफिट का लाभ लें। यही मेरा निवेदन है। थैंक्स। कि सरकार जिस हिसाब से योजनाओं का संचालन कर रही है और रिको के लिए भी आप सभी को टेक्नो फ्रेंडली होने की आवश्यकता है, और इसी कड़ी में कार्यक्रम को विशेष गति प्रदान करते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल एडिशनल एसपी सर। आज का ये जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके लिए आयोजकों का धन्यवाद। मंच पे विराजमान दिलीप जी, जिंदल साहब, मनवारी जी, गोपाल जी और जीएम साहब। इसका सार्थकता तभी है जब आप लोग जो सामने बैठे हैं, जो उद्यमी बंधु हैं, इसका लाभ लें, समय के साथ चले, अपने आप को अवेयर रखें। जो समय के साथ जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। वैसे मेरा एक कार्यक्षेत्र नहीं है, परंतु दिलीप जी के विशेष आग्रह पर, क्योंकि मैं इनके रिको एरिया में हमारा कार्यालय है, इसलिए उनके आग्रह को मैं मना नहीं कर पाया। और आप सभी को शुभकामनाएं। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अवेयरनेस इन्वेस्टर प्रोग्राम का ये कार्यशाला रखी गई है। आप सभी से आग्रह और अनुरोध है कि इसका सही उपयोग लें, ताकि आप घर जाएं, उसका कुछ सीख सकें और आने वाले भविष्य में इसका उपयोग करके अपने जो उद्यम को बढ़ा सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और अपनी आर्थिक जो है संपन्नता को बढ़ा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से हाँ, मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे एडिशनल एसपी साहब का मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उसके लिए एसपी साहब का धन्यवाद। आज की जिला स्तरीय कार्यशाला में मैं राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये जो हमारी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम हमने आपको ब्रोशर्स के माध्यम से उपलब्ध करा दिए हैं, आप घर जाकर देख सकते हैं। दूसरा, यदि आप डिटेल्ड में भी देखना चाहते हैं तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है डीआईसी गणेश, जो अभी चल रहा था। डीआईसी गणेश को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाकर आप जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे उनको आप ले सकते हैं। तो मैं आज एक राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना
से जुड़ी हुई अन्य स्कीम्स का लाभ एक साथ कैसे लिया जा सकता है। मैं आपसे पहले भी मैं निवेदन कर चुका था कि पहले 12 मार्च 2024 को हमने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में ऐसा ही पीपीटी के माध्यम से स्कीम्स के बारे में पॉलिसी के माध्यम से जानकारी दी। इससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बता चुका था। साथ ही मैंने यहाँ पर एक इंडोर में भी एक मोटिवेशनल कैंप लगाया था जिसमें ओडीओपी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बात की थी। ये जो कैंप है स्पेशली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर आयोजित है, पूरा का पूरा फोकस्ड ओडीओपी पर है। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि हिंडौन सिटी में लगभग 250 यूनिट संचालित है और 250 में से भी 150 प्लस यूनिट ऐसी हैं जो सैंड स्टोन्स की हैं। आप से मैं निवेदन कर चुका था कि सैंड स्टोन से जुड़े हुए उत्पादों का एक ओडीओपी रजिस्ट्रेशन राजस्थान सरकार करवा रही है। आज हम आपके पास आ रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप ओडीओपी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि वो ओडीओपी रजिस्ट्रेशन यदि आपने करा लिया तो आगे के बेनिफिट्स अदर्स स्कीम्स में तभी मिलेंगे जब आपके पास में संबंधित जिले का ओडीओपी रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैं क्लियर कट ये कहना चाहता हूं कि हमारी टीम भी है, चाहे तो आप ओडीओपी रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ करा सकते हैं, चाहे तो आप जिला उद्योग केंद्र में जाकर आप कर सकते हैं, चाहे ई मित्र से करा सकते हैं, ये काम करा लीजिए। मैं सबसे पहले बात करूंगा सीधा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना पर। साथियों, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 8 अक्टूबर 2024 से लागू की गई है। ये स्कीम 31 मार्च 2029 तक है। इसमें मैं केवल और केवल आपके हित की बात करना चाहता हूं। मैं उस तरीके की 3 घंटे की क्लास नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे फीडबैक मिला है कि क्लास से घबरा रहे हैं कि साहब ये 3 घंटे की क्लास होगी। 3 घंटे की नहीं है, मैं 1 घंटे की क्लास में आपको सारे के सारे आयामों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इसलिए आपके लिए महत्व रखती है कि जो पहले आपकी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलता था, या मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलती थी, या मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना चलती थी, उन सबसे अलग ये स्कीम्स है। अब राजस्थान सरकार कोई स्पेशली बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए स्कीम्स नहीं लाएगी, क्योंकि सारा का सारा प्लान इस राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आप कामकाज करना चाहते हैं तो सरकार का फोकस ये है, उद्देश्य है, नेक्स्ट चलाइए, उद्देश्य ये है कि सरकार ये चाहती है कि राज्य में इन्वेस्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ने से राज्य की इकोनॉमी में वृद्धि हो। इसलिए हम आपके पास में आए हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट के साथ में हमें क्या फायदा होगा? हमें फायदा होगा कि हमारे राज्य में यदि निवेश होता है तो उत्पादन सृजन होगा, आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, निर्यात भी बढ़ेगा। इन सब चीजों पर फोकस करने के लिए ये निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस निवेश प्रोत्साहन योजना में 3 टायर इंसेंटिव्स दिए गए हैं। 3 टायर का मतलब यह है कि एक पहला तो यह है कि आपका इंसेंटिव्स दिया गया है स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स पैकेज के रूप में, दूसरा आपका दिया गया है कि स्टेट प्रायोरिटीज के रूप में, और तीसरा कस्टमाइज्ड पैकेज के रूप में दिया गया है। मैं इनके बारे में नहीं बताना चाहता, मैं केवल एक की बात ये कहना चाहता हूं कि करौली जिले में मात्र 2 मीडियम एंटरप्राइजेज है। तो मीडियम एंटरप्राइजेज की परिभाषा में तो आप आते नहीं, सारे के सारे हम आते हैं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में। और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज का जो ट्रैप है उनसे हम बाहर निकल भी नहीं रहे हैं और निकलना भी नहीं चाहते। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, वो ये कहती थी कि आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को ही है। हमारे हिंडौन में, हमारे करौली में या मासलपुर में सारी की सारी यूनिट्स माइक्रो एंटरप्राइजेज की है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, उन चीजों को हम बात करते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। बेसिकली हम बात करें कि ये
अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर्स, सनराइज सेक्टर्स, स्टार्टअप सेक्टर्स, आपके R&D, GCC एंड टेस्टिंग लैब सेक्टर्स, MSME सेक्टर्स। हम केवल और केवल MSME सेक्टर्स पे बात करते हैं, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का लाभ नहीं ले पाएंगे तो बताने की जरूरत भी नहीं है। ना ही सर्विस एंटरप्राइजेज में हमारे पास में 25 करोड़ से अधिक का कोई प्रोजेक्ट है जो लाभ ले पाएंगे। यदि कोई विरला जिनका प्रोजेक्ट 50 करोड़ से ज्यादा है या 25 करोड़ से ज्यादा है, मैं उसको पर्सनली हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान करूंगा यदि इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो। मैं सीधा MSME पर आता हूं साथियों। MSME जो स्कीम्स है उसमें क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं। हम सब लोग MSME में आते हैं और MSME में आते हैं तो लास्ट में MSME में चले जाइए। MSME पे आ जाइए। इससे पहले 3 पेज पहले आप टायर फर्स्ट हैं, हाँ, स्टेट प्रायोरिटीज के बाद में ये MSME का है। साथियों हम बात करें कि MSME के लिए, MSME आप सब लोग पता है कि सरकार ने MSME की परिभाषा बदल दी है और परिभाषा बदलने से आपको लाभ ये हुआ कि हम करौली के 99.9% एंटरप्राइजेज माइक्रो एंटरप्राइजेज में आ गए हैं। अब माइक्रो एंटरप्राइजेज में आ गए हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिन चीजों को हमें देखने की जरूरत है। MSME में हम 3 प्रकार के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। पहला तो है असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स। असेट्स का मतलब होता है परिसंपत्ति, परिसंपत्ति सृजन अनुदान। ये प्रोत्साहन कैसे दिया जाएगा, यदि कोई आप असेट्स क्रिएट करते हैं। असेट्स क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर सके। अब असेट्स क्रिएशन में क्या बेनिफिट्स हैं, यदि आप लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी लेते हैं, अब जिला उद्योग केंद्र में आने की आपको जरूरत नहीं है। पहले आप जिला उद्योग केंद्र से अप्रूवल लेते थे, फिर उसके बाद में बैंक लोन करता था, बैंक लोन के बाद में अनुदान हम देते थे। आप पहले बैंक लोन करेगा, बैंक लोन करने के बाद में आपको हमारे पास में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में आना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने कोई असेट्स क्रिएशन की फर्स्ट सेल बिल आपका कटा तो फर्स्ट सेल के 90 दिन के भीतर आपको राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में आवेदन करना है। तो आवेदन आप करेंगे तो आपको क्या होगा, सबसे बड़ा इंसेंटिव्स है इसमें निवेश अनुदान। निवेश अनुदान क्या है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में सरकार ने यह तय किया है कि जो आपका स्टेट GST कटता है, उस स्टेट GST का 7 साल तक 75% रीइंबर्स मतलब पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स कंसल्टेंट्स भी हैं हमारे पास में उद्योग मंडल के सचिव साहब ओम प्रकाश शर्मा जी भी हैं, विनोद शर्मा जी भी हैं और हमारे नेताजी रामचरण कुशटपुरा जी भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप असेट्स क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। स्टेट GST जो आपका इनपुट क्रेडिट हटाकर जो बचता है उसका 75% छूट पहले 7 साल था, अब 10 साल कर दिया गया है इस स्कीम्स में। 10 साल तक आपको स्टेट GST 75% नहीं देना होगा। दूसरा इसमें क्या होगा कि आप ऐसी यूनिट स्थापित करते हैं, जैसे मान लीजिए कैपिटल सब्सिडी है। इसमें कैपिटल सब्सिडी 3 सेक्टर्स में है। पहला सब्सिडी क्या है कि यदि आप एग्रो प्रोसेसिंग या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट्स, और करौली जिला तो यूँ समझिए कि फसलों के मामले में बम्पर पैदावार करता है, अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा करता है। आप यदि तेल मिल, दाल मिल, चावल मिल, ग्वार मिल कुछ भी लगाते हैं तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 50% या अधिकतम 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दी जा रही है। तो 50% बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप हमारे जो FMCG है या एग्रो प्रोसेसिंग या फूड प्रोसेसिंग में लाभ ले सकते हैं 50% सब्सिडी का। दूसरा, सरकार की एक प्रायोरिटीज ये है कि सरकार गो प्लास्टिक, आज आप देखते हैं कि कैंसर रोगी, दमा के रोगी, बहुत सारे रोगी पैदा हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक्स का सरकार ये चाहती है कि इसका अल्टरनेटिव यूज करना चाहती है।
ये अल्टरनेटिव यूज 4C के रूप में हो सकता है, या रिसाइकलिंग इकोनॉमी के रूप में हो सकता है, या सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में हो सकता है। आप यदि कोई प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लगाते हैं, चाहे आप दाना बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं, ग्रेडिंग की आपने HD LD PP में ग्रेडिंग किया, ग्रेडिंग के बाद में आपने दाना बना लिया, या दाना बनाकर आप कोई मोल्ड करना चाहते हैं, कुर्सी के रूप में टेबल के रोल्ड करना चाहते हैं, तो उसमें भी 50% तक की सब्सिडी है, जो 40 लाख रुपए तक की हो सकती है। जहां तक मेरा मानना है कि 1 करोड़ रुपए से नीचे नीचे ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लग सकती है। और आप हिंडोन सिटी में हो तो PVC पाइप्स में हिंडोन सिटी का बहुत बड़ा नाम है, तो PVC के लिए आपको 50% सब्सिडी या अधिकतम 40 लाख रुपए मिलेंगे। तीसरा कैपिटल सब्सिडी के रूप में क्या है? तीसरा कैपिटल सब्सिडी के रूप में ODOP प्रोजेक्ट्स है हमारा, सैंडस्टोन आर्टिकल्स। ये ODOP पॉलिसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ODOP पॉलिसी में आपको, यदि आप सैंडस्टोन कटिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं, गैंगसो लगाना चाहते हैं, या कोई CNC मशीन लगाना चाहते हैं, तो आपको टोटल प्रोजेक्ट्स का 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक मिल सकता है। यदि आप माइक्रो एंटरप्राइजेज में यूथ हैं, महिला हैं, दिव्यांग है, या SC ST के उद्यमी हैं, तो आपको 5 लाख रुपए राजस्थान सरकार एडिशनल बेनिफिट्स दे रही है। मतलब 20 लाख रुपए या अधिकतम 25% तक आप स्टोन कटिंग के लिए आपको मिल सकता है। ये हमारा तीसरा बेनिफिट्स है। ये तो हुआ हमारा असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स, 3 सेक्टर्स, और 3 सेक्टर्स ही है। मैंने आपको बताया कि यहाँ करौली में क्या है, करौली में सैंडस्टोन है, करौली में क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, करौली में क्या है, आपका PVC पाइप्स है। तीनों में सब्सिडी है। सबसे बड़ा सौभाग्य यह है हमारे जिले का, तीनों में कैपिटल सब्सिडी मिल रही है। दूसरा, आपको टॉप अप मिल रहा है। असेट्स क्रिएशन तो आपने की है, अब असेट्स क्रिएशन की है तो आपको टॉप अप मिल रहा है। टॉप अप होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने 200 रुपए का रिचार्ज कराया, 20 रुपए के टॉप अप में आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाए। तो इसी तरीके से यदि असेट्स क्रिएशन का रिचार्ज आप करते हैं तो आपको टॉप अप मिलेगा इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में। इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, और ये इंटरेस्ट सब्सिडी इतनी शानदार है, आप खुश हो जाएंगे कि ये बेनिफिट्स जो पुराने जो स्कीम्स हैं उससे भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। पहला तो क्या है आपको, पहला यह है कि आपको 6%, 5 करोड़ तक की मशीनरी पर 6% इंटरेस्ट सब्सिडी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जा रही है। 6% आपको मिल गई। 6 के साथ में यदि आप MSME हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप MSME हैं, तो 2% आपको क्या मिल रहा है, MSME का इंसेंटिव मिल रहा है आपको इंटरेस्ट सब्सिडी में। कितनी हो गई, 8%। कितनी हो गई, 8%। यदि आप 25 लाख तक का एग्रो प्रोसेसिंग या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाते हैं तो आपको 1% इंटरेस्ट सब्सिडी एडिशनल है। कितने हो गए, 9%। ये मतलब 9 तो एग्रो प्रोसेसिंग के लिए मान लीजिए 25 लाख तक, बाकी 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी, और साथ में आपको 25 से 50% तक का कैपिटल सब्सिडी इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। 3 स्कीम्स के माध्यम से दी जा रही है। पहली स्कीम्स रिप्स है, आपकी MSME है, ODOP है। इनको कॉम्बो प्लान को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। यदि आप एक को भी छूट गए तो उस बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। जब भी आप आए हमारे पास तो आप कहेंगे सब कोई भी लाभ हमारा नहीं छूटे। जैसे सरकार ने एक वो चलाया था ना, कोई भी जनगणना में पीछा न छूट जाए, है ना, इस तरीके का, या समावेशी विकास में कोई खाता खुले बिना नहीं रह जाए। ऐसे DIC में कहिए कि साहब हमें कोई भी लाभ से वंचित न करो, ऐसा कॉम्बो प्लान हमें बताइए। ये बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। साथ में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, या ODOP हैं, या आप MSME हैं, तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है। अभी एक रिपोर्ट्स आई थी नीति आयोग की, जो ये कहती है कि आज भी हम 20 साल पहले, 30 साल पहले के दौर की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि आप CNC कटिंग मशीन
लगाते हैं तो सैंडस्टोन में सीएनसी क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी में आपको क्या लाभ मिलेगा, 50% या 5 लाख रुपए तक मिलेगा। इस बात के लिए हमने सरकार से ये कहा है कि साहब इसको 5 को 50 लाख कीजिए, हमने कहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन में 50% या 50 लाख रुपए तक का बेनिफिट्स है। यदि ये बेनिफिट्स मिल जाएगा तो इंडोन और करौली में कम से कम 20 हम सीएनसी मशीन स्थापित कर सकते हैं। इतना जबरदस्त यहाँ संभावनाएं हैं, तो ये बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। दूसरा हम बात करें कि आप एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे राज्यों में बिके, आप चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी कोई ऐसे एग्जीबिशंस, फेयर्स, हमारी मार्केटिंग आसान हो जाए, उसके लिए भी सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है। पहला बेनिफिट्स तो ये है कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर आप जो भी उसमें खर्चा आता है उसका 75% सरकार दे रही है, 75% सरकार दे रही है, बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। दूसरी बात, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं राज्य में, देश में, विदेशों में भी चाहते हैं, तो विदेशों में भी आपको 75% या 3 लाख रुपए तक का अनुदान आपको सरकार दे रही है, एक्सपोर्ट पॉलिसी के माध्यम से, एमएसएमई पॉलिसी के माध्यम से, ओडीओपी पॉलिसी के माध्यम से। आप यूं समझ लीजिए कि यदि आप बैंकॉक में या ब्रुसेल्स में या फिर आप यूं कहें कि डेनमार्क में अपना सैंडस्टोन आर्टिकल्स बेचना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक लिस्ट आई है कि सैंडस्टोन के कौन कौन से फेयर्स एंड एग्जीबिशंस लगते हैं, उनमें आप जाकर अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका फ्रेट चार्जेस का 75% उसमें छूट है, आपका किराए में 75% छूट है अधिकतम 2 व्यक्तियों के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको सरकार दे रही है। हम तीसरी बात करें कि आपको स्पेशल इंसेंटिव्स भी मिल रहा है। एक तो आपको असेट्स क्रिएशन इंसेंटिव्स बता दिया हमने कैपिटल सब्सिडी के रूप में, और टॉपअप हमने बता दिया इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में। अब स्पेशल इंसेंटिव्स एमएसएमई को क्या मिल रहा है, स्पेशल इंसेंटिव्स आपको मिल रहा है कि यदि आप अपने मजदूरों के लिए, अपने जो नियुक्त कार्मिक हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारी हेडक सरकार की हो जाए, उनका ईपीएफ या ईएसआई आप कटवाते हैं, तो सरकार उसमें भी 7 साल तक 50% रीइंबर्स कर रही है। 50% 7 साल तक जो भी एक एम्प्लॉयर का योगदान होता है ईपीएफ में या ईएसआई में, वो राज्य सरकार कर रही है। दूसरा इसमें एग्जेम्पशंस और रियम्बर्समेंट है। आपके एग्जेम्पशंस में क्या है, एग्जेम्पशंस में आपके छूटों में 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में है, 100% आपके मंडी शुल्क में है, आपके 75% और 25% मतलब 100% ही लैंड कन्वर्जन में है, और 100% ही स्टैंप ड्यूटी में छूट है, आप रजिस्ट्री कराते हैं तो। ये सारे बेनिफिट्स सरकार आपको दे रही है। अब हम बात करें कि सरकार की एक प्रायोरिटीज है। प्रायोरिटीज क्या है, सरकार चाहती है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, इंडस्ट्रीज भी लगे और पर्यावरण को संरक्षण भी मिले। इसके लिए यदि आप पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए यदि कोई मेजरमेंट अपनाते हैं तो उसमें भी सरकार, आप में जो भी फीस लगती है, जो भी कंसेंट्स आप लेते हैं, जो भी अप्रूवल्स आप लेते हैं, जो भी लाइसेंस आप लेते हैं, उन सब में आपको 50% से 100% तक की छूटें हैं। तो कौन कौन सी छूटें हैं, इसमें आप यूं कर सकते हैं कि जैसे कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट आपने लिया या कंसेंट टू ऑपरेट आपने लिया आरएसपीसीबी से, तो उसमें आपको पूरा 100% की छूट सिटी और सिटी में दी जा रही है। दूसरा आपका ये सिस्टम है कि सरकार ये चाह रही है कि 2030 तक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप हम आए, तो एक ट्रांसमिशन एंड व्हीलिंग चार्जेस लगता है 2030 तक लगेगा,
तब तक सरकार ट्रांसमिशन एंड व्हीलिंग चार्जेज में भी 100% की छूट दे रही है। आपके रिन्यूएबल प्लांट जो लगते हैं उसमें आपके 50% एडिशनल चार्जेज या क्रॉस सब्सिडी चार्जेस में भी छूट दी जा रही है, जो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि सरकार ऐड ऑन करना चाहती है। सरकार के 3 प्रकार की बातें, असेट्स यदि आप क्रिएट करते हैं तो सरकार आपके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी हुई है। कैसे बैठी हुई है? असेट्स क्रिएशन के लिए आपको इंसेंटिव्स दे रही है एक मुश्त, आपको टॉप अप दे रही है इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में, आपको स्पेशल इंसेंटिव्स एग्जेम्पशंस दे रही है, आपको एड ऑन भी मिल रहा है। एड ऑन क्या चाहता है कि सरकार, आज हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहां पर आप ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट देश ही नहीं विदेशों में भी अपना योगदान रखे। मैं हमारे बीच में अभी विजय कुमार पाल साहब अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा से पधार चुके हैं। मैं विजय कुमार पाल साहब का स्वागत करता हूं। सबका बुके देकर हमारे जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक्स है, सब पे सारी चीज़ों को वो गवर्न करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि बैंकिंग का कितना बड़ा योगदान है। आज आप स्कीम्स में आप देख रहे हैं कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपको एलडीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, आपको बैंक के जो ब्रांच मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। सुमित गोयल जी भी हैं हमारे बीच में जो यूको बैंक के मैनेजर हैं, तो वो भी आए हुए हैं, वो भी अपनी एक संभावनाएं तलाश रहे हैं। देखिए, बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। आप उनसे मिलिए, क्योंकि ये लोग बल्कि प्रॉम्प्ट गति से बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सभी बैंक बहुत प्रॉम्प्ट तरीके से आपको ऋण सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उसका लाभ लीजिए और लाभ लेने के बाद हमारे पास आइए। आप यदि हमारे पास आते हैं तो ये बेनिफिट्स हम आपको देंगे। अब मैं बात कर रहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज तो आपके देश में तो आप बेच ही रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप एनलार्ज करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्शन को और ज़्यादा गति देना चाहते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आप समझ ही गए होंगे, कल यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल ट्रेड कोर्ट है, उस कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को नकार दिया है। जो हम डरे हुए थे ट्रंप टैरिफ से, वो सारे के सारे वो हो गए। यही लोकतंत्र के बड़े स्तंभ माने जाते हैं साथियों। लोकतंत्र से, जनता से जो मैंडेट लेकर अमेरिका के एक बहुत बड़ी सत्ता लेकर पहुंचे ट्रंप साहब, एक तानाशाही प्रवृत्ति अपना रहे थे। वो एक मोंटेस्क्यू का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर सेपरेशन थ्योरी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता ने उनके ट्रंप टैरिफ को नकार दिया है। इसलिए एक्सपोर्ट्स भी भविष्य में बहुत जबरदस्त होगा। और ट्रंप साहब से हमारे मोदी जी के बड़े अच्छे संबंध है। जो पिछली बार ट्रंप साहब जो एक जीएसपी का नाम आपने सुना होगा, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रायोरिटीज, 1974 से जीएसपी चलता था अमेरिका में, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के प्रोडक्ट को बढ़ावा देता था, उसको रोक लगा दी थी। और हमारे विदेश मंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ में एक डिप्लोमेटिक वार्ता चल रही है। और उसमें जीएसपी यदि लागू हो जाएगा तो आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका को ही हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। यदि ये ऐसा होता है तो आपको लाभ मिल सकता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक आईईसी जरूर बना लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जरूर बना लीजिए। एक हम यदि आप इच्छुक होंगे तो एक सेमिनार लगवाना चाहेंगे आईईसी से जुड़े हुए एक्सपोर्ट्स प्रमोशन की। कारण क्या है कि एक्सपोर्ट्स प्रमोशन में लोग जागरूक नहीं है। आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं, उनके जो क्वालिटी मेजर्स क्या हैं वो हम नहीं जानते, उनके पैकेजिंग मेजर्स क्या हैं उनको हम नहीं जानते। यदि उनको हम जान जाएं तो हम एक्सपोर्ट्स आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट्स है कि रिप्स के अंतर्गत तो क्या किया जा रहा है कि यदि कोई एंटरप्राइजेज पहली बार प्रोडक्शन में आता है तो उसको जो फ्रैट चार्जेस लगेगा
जो एक देश से दूसरे देश में कंसाइनमेंट भेजने पर जो किराया लगता है, माल भाड़ा लगता है, जो फैट लगता है, उस फैट का 25% सब्सिडी राजस्थान सरकार दे रही है। ये फ्लैट सब्सिडी के रूप में दे रही है और ये 2 साल तक लगातार आपको मिलेंगे। और साथ में आप एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत आप चाहते हैं कि मैं फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में जाऊं तो वहां 75% की सब्सिडी है। तो आपको तय कीजिए। मैं तो ये मानता हूं कि बस ये है कि मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूं। यदि मैं एंटरप्रेन्योर होता तो मैं आपसे यह बात दावे के साथ कहता हूं कि मेरी इंडस्ट्री चलती नहीं चलती कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जरूर एग्जीबिशंस और फेयर्स में भाग लेता। क्योंकि आप देश में तो अपना माल बेच ही रहे हैं, आप विदेश में भी संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत जरूरी है आज की तारीख में। तो ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। साथ ही आप देखते होंगे कि सरकार की एक रिसर्च रिपोर्ट्स थी, वो रिसर्च रिपोर्ट्स ये कहती है कि हमारे देश में स्किल इंडिया कार्यक्रम तो चलाया, लेकिन स्किल इंडिया के अनुरूप हमें स्किल्ड लेबर्स नहीं मिले। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप यूं कह सकते हैं कि हमारी परंपरागत शिक्षा प्रणाली जो केवल और केवल सरकारी नौकरियों पर ही फोकस करती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं कर पाए। आज भारत सरकार ने स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाया, उसके अंतर्गत कई प्रकार के एक अम्ब्रेला कार्यक्रम था। ये तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चली, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास चली, समर्थ योजना चली, आपके संकल्प योजना चली, ऐसे बहुत तेरी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स चली, लेकिन उसका डेवलप नहीं हो पाया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप क्या कीजिए, आप अपनी इंडस्ट्रीज में ही अपने लेबर को स्किल्ड कर सकते हैं और उस स्किल्स का जो कॉस्ट आएगा उसका 50% राजस्थान सरकार रीइंबर्स कर रही है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। मैं भिवाड़ी रहा, मैं अलवर रहा, मैं और भरतपुर, दौसा, अलवर, मैं 6-7 जिलों में झालावाड़, कोटा, बारा सब जगह रह के आया। सब जगह की एक यही समस्या थी कि साहब हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिलती। तो मैंने कहा कि मैं दिलाऊंगा ना आपको स्किल्ड लेबर। हमारे फलाने सिंह जी तो इंजीनियर हैं, हमारे वो फलाने पॉलिटेक्निक कर रखी है, उसने ITI कर रखी है, तो मैं आपको स्किल्ड लेबर उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मैं पिछले 14 साल की सर्विसेज में एक भी स्किल्ड लेबर्स आपको उपलब्ध नहीं करा पाया हूं। उसकी वजह यह है कि चाहते ही नहीं है लोग स्किल्ड होना। यदि आपको स्किल्ड लेबर मिल जाए तो आप उसकी तो आय में वृद्धि हो गई, उसकी मजदूरी में वृद्धि हो गई, उसका इकोनॉमिक स्टेटस तो बढ़ेगा ही, लेकिन यदि आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है तो आपका रोजगार, आय, उत्पादन, निर्यात सब चीजें सृजित होगी। तो आप यदि कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसमें 50% की छूट राजस्थान सरकार कह रही है। आप अपने अनुसार मोल्ड्स कर सकते हैं। मोल्ड्स का मतलब जैसा चाहे उस लेबर को आप बना सकते हो, स्किल्ड कर सकते हो, ये राजस्थान सरकार दे रही है। आप सब लोग जानते हैं कि यदि कोई बाजार में उत्पाद हम बेचते हैं तो उत्पाद बेचते हैं तो उसके लिए क्वालिटी चाहिए। वो क्वालिटी कैसी होगी? वो क्वालिटी होनी चाहिए आपकी बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी के साथ में क्वालिटी सर्टिफिकेशंस भी होने चाहिए। आपके पास में टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी होनी चाहिए टेस्टिंग करने के लिए, ताकि आपका देश में नहीं विदेश में भी आपके प्रोडक्ट्स को क्या मिले, पहचान मिले। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए, गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिए भी 50% तक की छूट, जो भी सर्टिफिकेशंस आप चाहते हैं, चाहे WHO GMP लेते हैं, चाहे HACCP लेते हैं, चाहे आप ट्रेडमार्क लेते हैं, एग मार्क लेते हैं, कॉपीराइट्स लेते हैं, डिजाइन लेते हैं, आप जो भी लेते हैं। आओ, मैं स्वागत करूंगा हमारे पूर्व जिला प्रमुख साहब जो हमारे सेमिनार में उपस्थित हुए हैं। आप बैठिए साहब और स्वागत है आपका। हाँ, तो मैं ये बात करना चाहूंगा आपसे कि ये हमारे सौभाग्य है इस वर्कशॉप का, ये हमारे जिले के पहले जिला प्रमुख हैं।
जब 97 में साहब फलाने सिंह जी आपको पोल्यूशन मेजर्स में जानकारी देंगे, आप मुझसे ले सकते हैं कि साहब पोल्यूशन मेजर्स कैसे आप बनाएं, आप हमसे ले सकते हैं कि साहब क्वालिटी में कौन सा चीजें, कौन सा सर्टिफिकेशन लें और किस प्रकार से इसका प्रोसीजर होता है, वो सब मैं बता सकता हूँ। बस आपको केवल और केवल एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। यदि आप करते हैं तो हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा लेक्चरर ही हो, तो मैंने बताया कि मैं लगातार 13 घंटे की क्लास मेरी लगातार चली है, जिसमें केवल पानी पिया है मैंने। 13 घंटे तक मैं लगातार क्लास ले सकता हूं, लेकिन मैंने सभी लोगों का फीडबैक से या उनके नज़रों से मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, अच्छे कामकाज कर रहे हैं। मैंने आपको सभी प्रकार के स्कीम्स, रिप्स में, एमएसएमई में, ओडीओपी में, एक्सपोर्ट प्रमोशन में, सभी प्रकार के स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बताया। मैं ये चाहूँगा कि यदि ये इंटरेक्शंस हो तो ज़्यादा प्रभावी रहता है। हाँ, हम लंच के लिए हमारी व्यवस्थाएं हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, आप कोई प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं, आप चाहे सब्सिडी लेना चाहते हैं, आप मार्केटिंग अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, हमसे क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तो आप बताइए। एक आपने बताया था कि इंटरेस्ट सब्सिडी प्लस कैपिटल सब्सिडी, तो एक ही दोनों योजनाएं एक ही साथ मिल सकती है क्या? यही मैं जानना चाह रहा था। कहीं पिछली बार तो ये था कि या तो इंटरेस्ट सब्सिडी ले लो या कैपिटल सब्सिडी ले लो। जी हाँ, अब ये रिप्स की योजना में ठीक है। और मेरे पास भी कई 2-3 दिन से कई फोन आए अन्य जानकारी के लिए। हाँ, रीसेल में स्टैम्प ड्यूटी का लाभ मिल सकता है, बशर्ते उसने 2003, 10, 14, 19 और 22 में लाभ नहीं लिया हो। हाँ, मतलब पहले स्टैम्प ड्यूटी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। हाँ, बीच में बंद कर दी थी। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर आ गया है कि उन उद्यमों को लाभ दिया जा सकता है जिन्होंने पहले बेनिफिट्स नहीं लिया है। आप यदि बैंकिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे पास में एलडीएम साहब विजय कुमार पाल साहब उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो आएं और बैंकिंग मानकों के बारे में, बैंकिंग स्कीम्स के बारे में जानकारी दें। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय कुमार पाल साहब, आइए। आप सभी को मैं विजय कुमार पाल एलडीएम की तरफ से नमस्कार। काफ़ी देर से आप जीएम साहब की स्कीम सुन रहे हैं। मैंने भी कोशिश किया था सुबह जल्दी से आ सकूं, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाया। लेकिन जो भी अभी मैंने सुना काफ़ी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने करौली में भी एक वर्कशॉप हुई थी इसी तरह की, तो उसमें समय पे मैं गया था और सभी योजनाओं के बारे में सुना था। और मेरी आशा है कि अभी भी जीएम साहब ने पूरा बताया है। और बैंक और डीआईसी हमेशा हाथों हाथ चलती है। डीआईसी की जितनी भी योजनाएं हैं, बैंक हमेशा सर्वोपरि रहती है उनको लागू करने के लिए। पिछले वर्ष भी जैसे हमने बताया था कि जितनी भी डीआईसी को जो टारगेट्स मिले थे उसके 4 गुना टारगेट्स डीआईसी ने करे थे। और वो बैंकों की जो मदद थी या जो सहायता थी बैंकों ने करी थी और अभी भी आगे भी करती रहती है। और अलग अलग योजनाएं हैं। अगर आप जो भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं डीआईसी के थ्रू, और उसका लाभ हमारी बैंक, जब सभी तरह की बैंक्स, क्या होता है कि बैंक बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। अभी हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, एनबीएफसीज भी हैं, सभी तरह की बैंक्स हैं। वो सभी बैंक्स अच्छे कस्टमर्स ढूंढती हैं। अच्छे कस्टमर इन द सेंस जो अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं या जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जो अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास आइडिया अच्छा है, जो अपने एरिया के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से अपना प्रपोजल बनाते हैं
और उसको प्रस्तुत करते हैं बैंक मैनेजर को, तो बैंक मैनेजर समझ लेते हैं कि किसका प्रोजेक्ट किस तरीके से है। अगर उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है, ये प्रोजेक्ट चल सकता है, तो हर तरीके की मदद करने के लिए हर बैंक तैयार है। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छा प्रोप्राइटर है जिसका क्रेडेंशियल भी अच्छा है, नया बिजनेस चालू करना चाहता है, तो आप देखेंगे आपको बैंकों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बैंक आप लोगों के पीछे भागेगी। तो ये है, आपको अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करना है, अच्छा आइडिया लेके आना है, क्या प्रोडक्ट आप चूज करते हैं उसको आपको देखना है और उसको प्रेजेंट करना है। बैंक हर तरीके से आपको मदद करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जो बिजनेस अच्छे चल रहे हैं उनको टेक ओवर करने के लिए भी एक दूसरे से बैंक प्रेरित है। अभी आपको विदाउट एनी कॉस्ट अच्छा प्रोजेक्ट अगर है तो आप देखेंगे कि मिनिमम चार्जेस पे आपका लोन टेक ओवर करने के लिए दूसरी बैंक तैयार है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो पहले के ज़माने में हमें भागना पड़ता था बैंक के पीछे लोन के लिए, वो आज की स्थिति पूरी तरीके से चेंज हो गई है। आपको सिर्फ अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा आइडिया ये चाहिए और उसके बाद आप अगर आप बैंक अप्लाई करेंगे तो बैंक आपको मदद करेगी। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की बैंक से कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए 10 लाख तक का मुद्रा या कोई भी लोन हो, 10 लाख तक का लोन जो है वो बिना मॉर्गेज के बैंक दे सकती है। आप देखेंगे बहुत सारे आराम से। हेलो। लेकिन बैंक वाले इन योजनाओं को व्यापारियों को लाभ नहीं देने देते। जो देखो मैं आपको आप अदरवाइज इस बात को नहीं लें, यहाँ गेट टुगेदर हो रहा है। मुद्रा योजना में सरकार की नीति है 10 लाख तक का लोन, आपकी बैंक की भी नीति है बिना मॉर्गेज के हम दे सकते हैं। चूंकि मैं उद्योग मंडल हिंडौन से अध्यक्ष हूँ यहाँ से, मुझे तो वास्ता पड़ता रहता है, कई उद्यमी आते हैं, कई व्यापारी भी आते हैं। आपके बैंक वाले सारे परेशान करते हैं, 10 लाख तक के लोन के लिए भी बिना मॉर्गेज के लोन नहीं देते और 3-3 चक्कर कटवाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है इस धर्रे को आप सुधरवाएं प्लीज। देखिए आप हो सकता है व्यक्तिगत किसी का एक दो किसी लोगों का हो सकता है, अदरवाइज व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, जनरल बात बता रहा हूं मैं व्यक्ति विशेष किसी की बात नहीं कर रहा। आपके सारी बैंकों की यही कंडीशन है, सिर्फ व्यापारियों को चक्कर लगवाना और बिना उसके कोई काम नहीं करना। देखिए हम तो फिगर पे बात करते हैं, आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि पूरे जिले में कितने लोन्स हुए हैं और कितने करोड़ के लोन हुए हैं। लगभग 250 मैं जो निवेदन कर रहा हूँ आपसे, करोड़ों के लोन की बात नहीं कर रहा। मुद्रा योजना, मेरे निवेदन सुनो, मुद्रा योजना में बिना मॉर्गेज के 10 लाख तक के कितने लोन आपने दिए हैं आपकी बैंकों में? मैं तो वो निवेदन करना चाहता हूँ। अभी हमारी राज्यपाल जी आए थे, उसी टाइम पे हमारी बात हुई थी। 220 करोड़ का लोन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुद्रा योजना के अंतर्गत दिया जा चुका है बिना मॉर्गेज। मुद्रा में गाइडलाइन ही नहीं है कि मॉर्गेज ले सकते हैं। 10 लाख तक के लोन में कोई भी बैंक मॉर्गेज नहीं मांग सकता। देखिए अब आप 20 बताएंगे, आप मेरे ऑफिस आएंगे, मैं आपको रिकॉर्ड बता दूंगा 220 करोड़ किसको दिया है। परेशान है जो व्यापारी 20 लोग लोन लेने, वो भी तो परेशान है। वो क्यों परेशान होने चाहिए? मेरा निवेदन है वो देखिए केस टू केस बेस दे सकते हैं कि क्या वजह है, क्योंकि देखिए लोन सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज एकमात्र कारण, और कोई दूसरा ना तो उनकी वो तुम्हारे क्या होती है वो खराब सिविल खराब, ना और कोई उनकी रेपुटेशन खराब, अच्छा व्यापार अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज। जबकि नॉर्म्स में ये है आप 10 लाख तक का लोन बिना मॉर्गेज के दे सकते हैं। देखिए तो मेरा तो आपसे आग्रह है, आप सारे जो बैंक प्रबंधक हैं जितने भी, इनको भी ये निर्देशित करें, कोई भी व्यापारी आता है तो 10 लाख तक का लोन अगर वो रिक्वायरमेंट करता है तो मॉर्गेज की कंडीशन उनको ना रखें। ये मेरा आपसे आग्रह है। मैं किसी शिकायत या वो नहीं कर रहा, मैं तो आपसे ये चीज आपको हमारे व्यापारियों की तरफ से बताना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाहूंगा 10 लाख तक का आरबीआई की गाइडलाइन है कि कोई मॉर्गेज नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी उसी चीज को इनकॉर्पोरेट किया था।
होता क्या है, अगर आप 10 लाख की लिमिट लेते हैं, लिमिट अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका उसके हिसाब से पेपर्स पे होता क्या है कि ज़्यादातर व्यापारी कैश में काम करते हैं, वहाँ पे प्रूफ नहीं दे पाते कि भाई 10 लाख के हिसाब से हमारा टर्नओवर है जी 5 गुना चाहिए, 50 से 60 लाख का टर्नओवर कम से कम होना चाहिए आपका आपके खाते में, करेंट अकाउंट में, तब आप 10 लाख की लिमिट पे लिए अप्लाई कर सकते हो। हम क्या करते हैं कि नए बिजनेस के लिए गए, नए बिजनेस में मुद्रा योजना में 10 लाख का लोन है तो आप 10 लाख लोन दे दो। सामने वाली बैंक तो जस्टिफिकेशन मांगेगी आपसे कि भाई आपको अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो किस लिए चाहिए, आपका क्या वर्थ है, किस तरीके से क्या काम करोगे, अगर वो सेटिस्फाई होगी तभी लोन देगी। कोई अगर लोन लेता है तो उसका राइट नहीं है कि लोन चाहिए, लोन मतलब कि डिमांड कर सकता है जब तक वो सामने ब्रांच हेड जो दे रहा है उसका, क्योंकि वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। डिस्क्रिशनरी मतलब अगर उसको लगेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट वाइबल है वो जरूर देगा। मैंने और अगर मॉर्गेज की बात करी है, आपके सेटिस्फिकेशन की बात नहीं करी है। आप सेटिस्फिकेशन हुई है उसके बिजनेस से, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से, उसकी वर्किंग कैपिटल से या अन्य किसी उस प्रोडक्शन से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज की बात कर रहा हूं मैं। तो आप मुझे एक बार बता देना कि केस टू केस बेसिस पे अगर 20 केस हैं आप ऐसे बता रहे हो तो आप मुझे बता देना, तो हम उनसे ब्रांच से बात करके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन हम ये बोले कि बिना मॉर्टगेज के मुद्रा लोन होता ही नहीं है, तो मैं आपको रिकॉर्ड बता दूंगा 220 करोड़ भी डिसबर्स हुआ है। हमारा मार्च के क्वार्टर का फाइनल फिगर है 220 करोड़ मुद्रा योजना का। मैं सभी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना एग्रीकल्चर की ना किसी की, मैं मुद्रा योजना की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी आए थे पिछले महीने या 1-1.5 महीने में, अभी वो आए थे करौली में, उन्होंने विजिट किया, ऑफिस से फिगर मांगा था, तो उनको हमने उस मार्च के क्वार्टर में मार्च तक 220 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि 220 करोड़ का लोन ऑलरेडी मुद्रा में दे चुकी है बैंक। तो हम ये बोलें कि बैंक लोन नहीं देती, विदाउट मॉर्टगेज लोन नहीं देती, तो ये तो मतलब स्वीकार्य नहीं होगा एज पर एज बैंक LDM है मैं, क्योंकि स्कीम में ही नहीं है कि मुद्रा को मैं मॉर्टगेज ले सकते हैं। नहीं, आप जैसे 20 का बता रहे हो तो 20 का आप मुझे बता देना, तो एक बार हम उन ब्रांच से बात कर लेंगे। हाँ, जो भी बैंक का जिसका भी है एक बार डिस्कस कर सकते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। भाई एक मात्र कारण मॉर्टगेज तो मात्र कारण नहीं हो सकता, वैसा होना नहीं चाहिए। आप एक बार मुझे के लिए DPR देते हैं, प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट, उसमें अपन सोलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस दोनों के लिए। आजकल सभी और बैंक का तो स्पेशल फोकस है सोलार के लिए, तो सूर्य घर योजना जो है वो या PM कुसुम योजना वो लागू हुई है। तो आप चाहें तो अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हैं, रिटेल में कहलाएगा, और अगर बिजनेस यूज के लिए ले लेते हैं तो MSME में कहलाएगा, ले सकते हैं आप। प्रॉपर्टी है जिसमें लोगों ने ऑलरेडी चालू कर रखे हैं। आपके जो ऑडिटर है हर साल नया ऑडिटर आता है और वो चेक करते हैं। इस बार एक ऑडिटर यहाँ PNB में बता रहे थे, उन्होंने बोला कि ये लैमिनेटेड प्रॉपर्टी है, तो ये लैमिनेटेड प्रॉपर्टी अलाउ नहीं है। तो लगभग 1982 या 83 में ये अलाउड हुआ है। आपको प्रॉपर्टी लैमिनेटेड पेपर पे एक्सेप्ट नहीं करना। नहीं, ये जब 1982 की है, आप अगर पुराने पेपर्स हैं तो वो फाइल्स होती है जिसमें कि वो क्वालिटी उसके आप सेव करके रख सकते हैं। लैमिनेटेड की गाइडलाइन है, उनके पेपर ओरिजिनल पेपर उनके पास होना चाहिए। लैमिनेटेड का मतलब क्या होता है, आजकल जो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, सब तरीके के माइंड होते हैं, सब तरह की एक्टिविटी करते हैं। कई लोग क्या होता है कि मतलब ऐसा देखा गया है कि कलर प्रिंट किया, उसको लेमिनेट करा के बैंक को दे दिया, और ये 20-30 साल से अपन लोन लेते आए, तो इनका क्या सोल्यूशन?
लीगल डिपार्टमेंट से मांगना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब गाइडलाइन ये है लीगल प्रॉपर्टी के पेपर को बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये कब से है? आप तो प्रॉपर्टी 50 साल पुरानी है और वो लेमिनेटेड करवा के रख दिया 2020 के बाद है, 21 के बाद है। यदि कोई प्रॉपर्टी आती है तो वो वाली मत लो आप, लेकिन जो ऑलरेडी है उनका क्या करेंगे? ऐसा कोई मुझे तो ध्यान नहीं है कि ऐसा कोई ईयर दिया हुआ है कि भाई इस ईयर के बाद की लेमिनेटेड प्रॉपर्टी नहीं ली थी, इससे पहले की ले सकते हैं, ऐसा कहीं गाइडलाइन नहीं है। इससे पहले भी तो अपन चल रही थी प्रॉपर्टी सब पे, लोन चल रहे सब पे। जो उस टाइम पे देखिए ऑडिटर ने क्या बोला, ऑडिटर ने गाइडलाइन दी कि गाइडलाइन तो यही है कि लेमिनेटेड प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, मतलब प्रॉपर्टी के पेपर अगर लेमिनेटेड है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती बैंक। लेकिन पुरानी प्रॉपर्टी तो चलनी चाहिए। अब जिसने कर लिया वो कर लिया, उसके ऊपर फिर वो तो फिर ऑडिटर लिखेगा बैंक को, बैंक फिर अपना ऊपर करेगी जो भी फिर उसका करेक्शन होगा। लेकिन हम बोले कि ये एक्सेप्ट होना चाहिए तो वैसा एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर ये प्रॉपर्टी कहाँ से लाएंगे फिर, और जो पुरानी प्रॉपर्टी उन लोगों का मॉर्गेज के लिए कहाँ से लाएंगे? आप रिको से लेटर देकर मांग लो, रिको की प्रॉपर्टी रिको दे रही है, लिख के आपके भैया ओरिजिनल रेवेन्यू आपको प्रॉपर्टी का जब कभी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर जब लोन लेते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम एमएसएमई में भी प्रॉपर्टी दे ही रहे हैं, मतलब मॉर्गेज अगर दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो एडवोकेट को आप जब सर्च करने के लिए देंगे तो वो हम पेपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखता है कि आपको सामने वाले व्यक्ति से जो बॉरोवर है उससे ये पेपर लेने हैं, तो उसमें ओरिजिनल लिखता ही है कि ओरिजिनल पेपर जो प्रॉपर्टी के वो लेने हैं। और उसमें हर एक बैंक की लीगल डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन दे के रखी है कि वो लेमिनेटेड पेपर को एक्सेप्ट ना किया जाए अगर उसने लेमिनेट किया है। और उसका रास्ता तो बीच में फिर बैंक की मैं आपको गाइडलाइन बता सकता हूँ, उस पर अगर नहीं है तो फिर वो लीगल डिपार्टमेंट से या कहीं और चैनल से आपको तो इसका सोल्यूशन करवाओ ना। सोल्यूशन बैंक से मैं नहीं करा सकता, मतलब ये आपको लीगल चैनल में भेजा के क्या कैसे करते हो आप? फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड, वही मैं बता रहा हूँ कि रेवेन्यू से भी तो ले रहे हो आप। प्रॉपर्टी के पेपर होने चाहिए बैंक के पास। अगर वो मतलब फेक अगर उसने डिपॉजिट किया तो ओरिजिनल उस बैंक के पास है ही नहीं है प्रॉपर्टी के पेपर। वो हो सकता है कहीं और मॉर्गेज करके रखा हो उसने, कहीं और दिया हो। नहीं समझ रहे हैं आप? बैंक प्रॉपर्टी के पेपर क्यों लेती है? ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। लेकिन करंट जो आप रिको से लेते हो, 2-3 चीजें, रिको भी तो आपको लेटर दे रही है तत्काल उसी टाइम पे, देखिए हम ओरिजिनल भेज रहे हैं आपको। देखिए गाइडलाइन में क्या है, देखिए एडवोकेट ने क्या लिखा कि आपको ये पेपर ओरिजिनल लेना है तो ओरिजिनल लेना है, फिर उसके बाद सर्टिफाई करें, वो तो सर्टिफिकेट कॉपी हो गई कि हाँ ये सही है, लेकिन ओरिजिनल बैंक के पास कैसे होगा? एलडीएम साहब, मैं निवेदन करूं विनोद जी कि अभी भारत सरकार के कैबिनेट ने परसों ही एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 उसमें अमेंडेड ला रही है 2025 में। उस रजिस्ट्रेशन एक्ट में अभी तक आपने देखा होगा कि आप रजिस्ट्री कराने जाते थे तो आपको वहां उपस्थित होना पड़ता था, और आईटी एक्ट लागू हो गया, ई गवर्नेंस लागू हो गया, तब भी आपको एफिडेविट्स में वो ओरिजिनल साइन चाहिए थे, आपको पट्टा ओरिजिनल चाहिए था। और इस मतलब मानसून सत्र में जब संसद बिल पेश करेगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट पास हो जाएगा, फिर कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा 4 महीने इंतजार कर लीजिए बस। और बैंक मांगता है 25%, तो वो उसको डिसऑबे करते हैं। मेरा केस है खुद का व्यक्तिगत, मैं आपको प्रूफ दे दूं उसमें। तो वो तो फिर पर्सनल एक बैंक से नहीं मेरा ही, अदरवाइज ऐसा नहीं सभी का है, आप किसी को देख लो। MLU2Y में जितने भी डिस्पर्समेंट हुए सब में 25% मार्जिन लिया उन्होंने, और सरकार की गाइडलाइन है कि 10%। उद्यमी को घाटा हो रहा है उसमें। अगर वो योजना के अंतर्गत है तो योजना के हिसाब से ही लेना है। इसमें मैं निवेदन करूं कि हमारी जो स्कीम्स है उसमें यह कहा गया है कि मिनिमम 10% होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके अंतर्गत आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, उसमें एक क्वांटिटेटिव मेजर्स अपनाती है, क्वालिटेटिव मेजर्स अपनाती है। क्वालिटेटिव मेजर्स में एक मार्जिन मनी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें यह होता है कि बैंक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन को ध्यान में रखते हुए मार्जिन मनी सेट करती है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते।
पीएमईजीपी इसलिए फॉलो होती है कि भारत सरकार ने स्ट्रिक्टली बैंकों को कह रखा है, राजस्थान सरकार बैंकों पर वो नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का कंट्रोल के लायबल नहीं है, भारत सरकार कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार के अंडर में ही एक ऑटोनोमस बॉडी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां नॉर्म सेटअप हो सकता है। ये एक कंसेप्शन है, बढ़ती ही बढ़ती है। होता क्या है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है आपकी सिक्योरिटी की, उसके लिए हर एक बैंक में फ्रीक्वेंसी दी है कि इतने इतने साल में 3 साल में वैल्यूएशन करानी है, तो वो गाइडलाइन है, आप लोन ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो करानी है। कैसे बोल सकते, हो सकता है कम हो जाए, यहाँ पे वार हो जाए। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, बैंक का है, बैंक आपकी प्रॉपर्टी रख रही है, तो वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, और अगर बैंक किसी चीज को अगेंस्ट में दे रही है तो वो जो प्रॉपर्टी ली है वो भी इफेक्टिव तो नहीं है, डिफेक्ट तो नहीं हुई है। जैसे अभी बात चल रही थी ओरिजिनल पेपर की, ओरिजिनल पेपर अगर बैंक नहीं रखेगी तो हो सकता है वो मिसयूज हो जाए। एक ही केसेस हैं जहां पे कि एक ही प्रॉपर्टी पे चार रजिस्ट्री हो चुकी हैं, 5 रजिस्ट्री हो गई। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल पेपर नहीं था, ओरिजिनल पेपर के बैंक के पास होता तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी, तो इसलिए बैंक ओरिजिनल मांगती है। लेमिनेटेड मांगती है कि भाई कलर कॉपी आजकल हूबहू निकल आती है, लेमिनेटेड होगी तो आप उसको पकड़ के भी नहीं समझ सकते कि ओरिजिनल है कि फेक है, तो वो उसको नेगेट करने के लिए बैंक ने गाइडलाइन दी कि भाई लेमिनेटेड। इसी तरीके से प्रॉपर्टी अगर आपने रखी हुई है तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इंटैक्ट है कि नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपने अगर 15 लाख की दी है तो 10 साल बाद भी 15 लाख की है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कम की हो गई है, ज्यादा की हो गई। बैंक को प्रॉपर्टी अगर सिक्योरिटी जिसके अगेंस्ट में लोन दे रही है, वैल्यूएशन ज्यादा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही वैल्यूएशन कम आ जाए, आज की डेट में अगर हमने प्रॉपर्टी रखी और पास में कोई मेट्रो या कोई अच्छा हाईवे जाने वाला है, उसका एक वो आ जाता है प्रोजेक्ट, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो हो जाएगी। आज आपने वैल्यूएशन कराई तो आपका जो इंजीनियर है, इम्पैनल्ड वैल्यूअर है, वो भी आपकी अच्छी प्रॉपर्टी दे देगा। बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो हवा हो गया, पता चले कि वहां पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो कल की डेट में हो सकता है वो प्रॉपर्टी कम की हो जाए। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, तो उसको नेगेट करने के लिए हर एक बैंक की गाइडलाइन है कि 3 साल में उसको वैल्यूएशन कराना है। अगर वैल्यूएशन कम आता है तो जो आपका शॉर्टफॉल होगा बैंक आपसे मांगेगी कि अगर वो 15 लाख का था, अगर आज 12 लाख का ही बचा प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो 3 लाख का डेफिसिट आ रहा है, तो बैंक आपसे बोलेगी 3 लाख आप हमें कहीं से भी या तो नई प्रॉपर्टी दो, गोल्ड दो, या जो भी नया मॉर्गेज या सिक्योरिटी दो। तो वो इस चीज के लिए होता है। मतलब मैंने पूरी कोशिश करी आपकी कोई जो क्वेरीज थी उनको शांत करने के लिए। बाकी फिर भी अगर कुछ रहे तो मेरा नंबर जीएम साहब के पास भी है, आप लोगों के पास भी हो गई, नहीं होगा तो आप ले सकते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हेल्प करूं आपकी। मैं चाहूँगा अभी हमारे बीच में पधारे हैं सीडीपीओ श्रीमान शुक्ला जी, उनका हार्दिक स्वागत। और अभी कार्यक्रम में आपने धैर्य और तन्मयता के साथ हमें सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और अभी लंच की व्यवस्था आपके लिए रखी गई है, उसके लिए आप ज़्यादा जल्दी नहीं करें, 5 मिनट का वेट करें। भोजन की व्यवस्था है बाहर, तो आप कोई भी बिना भोजन के नहीं जाए, भोजन का आनंद लीजिए।